स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नया पीडीएफ, अभी तो पुराना पीडीएफ भी भारत स्किल से हटाया जा चुका है। तो आप लोग सभी अगर 1 साल के ट्रेड में या फर्स्ट ईयर में हैं, 2 वर्षीय ट्रेड में, तो आप लोग नए पीडीएफ से ही स्टडी कीजिएगा, कोशिश करिए, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में इन्हीं 505 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। पार्ट 14 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 15 करेंगे, यानी पार्ट 15 करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट ईयर, जिसमें आज 2 मॉड्यूल कवर होगा। एक आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन था ये, एंड साथ में जो इसेंशियल स्किल्स है इसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। लगभग हम लोग अभी अंतिम पड़ाव पे हैं एकदम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, मतलब हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, ये टोटल मॉड्यूल थे जिसमें से हम लोग अभी सारे बड़े मॉड्यूल कवर हो चुके हैं। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट अप्रॉक्स हो जाएगा, एंड अगले पार्ट में आपका ये पूरे क्वेश्चन जितने हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगले मीन्स जो 15 आप देख रहे हैं यहाँ पे, 19 पार्ट में आपकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 505 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूरे आपके लगभग कवर हो जाएंगे, जिससे आप लोग आसानी से 25 में 25 सही करके आएँ। तो आगे बढ़ेंगे, वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट, जो लास्ट वाला बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इस वजह से वीडियो कई बार रैंक नहीं करती यूट्यूब पे, तो प्लीज़ लाइक बटन, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो लगा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जैसे ही सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जो OSHEE यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन था, इसका हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 25 के आगे इनके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके एसेंशियल स्किल्स वाले मॉड्यूल से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विद गुड लाइटिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कम कंपन, ठीक है, यानी लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन के साथ अगर एक आरामदायक आपने वातावरण बनाए रखा है तो वो किसका उदाहरण है। मीन्स आपका कोई एक कंपनी है, वहाँ पे आपने प्रॉपर इन्वायरमेंट रखा है, अच्छी लाइटिंग है, राइट टेम्परेचर मीन्स आपने एयर कंडीशन या जो भी वहाँ पे कूलर या एग्जॉस्ट फैन है वो सब लगा रखे हैं, तो ये होता है एग्जाम्पल एक अच्छे एर्गोनॉमिक्स का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल होता है? एक अच्छे एर्गोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है, जिसे हम श्रम दक्षता कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे कार्मिक यानी कर्मचारी काम कर रहे हों, उनकी काम करने की दक्षता को बढ़ा दें, एक्चुअल में उसी को बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अगर कहीं पे एसी लगा, वहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई असेंबली का, एंड एक कहीं पे गर्मी एकदम पड़ रही है, ठीक है, वहाँ काम कर रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा काम करने में। शायद जो सही टेम्परेचर में काम कर रहा है वो अगर 100 पार्ट बनाएगा, तो जो कम सही टेम्परेचर में काम कर रहा है वो शायद 50 या 60 पार्ट ही बना पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27, एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड बाय। एर्गोनॉमिक वर्क वातावरण जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट विद इन इजी रीच, जो भी ज़्यादा उपयोग की चीज़ें उन्हें हम क्या करें, आसान पहुँच के पास रखें। अगला, मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विद शोल्डर रिलैक्स्ड। आपका जो पोजीशन है बैक का और गर्दन का, वो हमेशा क्या रहे, सीधा रहे, एंड शोल्डर जो हो वो रिलैक्स पोर्शन में हो, तो आप जो काम करेंगे, आपके काम करने की जो स्पीड होगी या स्थिति होगी काफ़ी अच्छी होगी, एंड आपके बैकबोन या बॉडी में पेन भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर पोस्चर में बैठे हैं। अगला है प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर, गतिशीलता प्रदान करना और मुद्रा में परिवर्तन। मीन्स काम के बीच में आप मूव भी करें, जिससे आपके जॉइंट्स एंड ये सब स्टिफ ना हो, एंड साथ साथ जो आपका पोस्चर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो, जिससे आपकी और मसल्स को रिलैक्स मिले, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एक अच्छे एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 28, स्पेस रिफर्स टू एनी क्रोनिक एलिमेंट दैट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई व्यावसायिक गतिविधि, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपको कोई बीमारी हो जाती है, उस वजह से क्रोनिक कोई अगर बीमारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज यानी व्यावसायिक रोग कहते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी व्यावसायिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड व्यावसायिक खतरा, या नन ऑफ द अबव। तो इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। जैसे अगर कोई एक कंटिन्यू एक अच्छे ऐसे स्मोक में काम कर रहा है, ऐसे धुएं में काम कर रहा है, तो हो सकता है उसे कुछ टाइम के बाद लंग्स कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलेंगे, क्योंकि उसके वो व्यवसाय की वजह से हुआ, उसका जो काम कर रहा था वहाँ की वजह से उसे वो हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ओवर एक्सपोजर टू पॉल्यूशन केमिकल्स स्मोक कैन कॉज, प्रदूषण रसायनों धुएं के संपर्क में आने से हो सकता है, क्या हो सकता है? लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हियरिंग लॉस यानी बहरापन, एंथ्रैक्स यानी बिसहरिया, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो सकता है अगर आप कंटिन्यू प्रदूषण रसायन या धुएं के संपर्क में आते हैं तो। एंड आज इस वीडियो के माध्यम से एक अपील हम और आपसे करेंगे कि अगर आप काम करते टाइम इन सब के संपर्क में आ रहे हैं, चलिए तब तो एक बार को हम माने काम कर रहे हैं आप, बट अगर इसमें से कोई सिगरेट या किसी तरह का धूम्रपान करता है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर तो आप पैसे खर्च भी कर रहे हैं एंड आप अपने फेफड़े को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप कर रहे हैं एंड आप छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी बात मान के, अगर आप में से कोई भी करता है, आजकल कुछ यंग एज के जो लड़के हैं वो भी करने लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको क्विट करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है 30, लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन कॉज, काम के माहौल में तेज आवाज़ का कारण, मतलब तेज आवाज़ किसका कारण बन सकता है? लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर का, हियरिंग लॉस यानी बहरेपन का, जॉन्डिस यानी पीलिया का, या नन ऑफ द अबव। तो ज़्यादा अगर तेज़ नॉइज़ होगी तो वो हियरिंग लॉस बन सकता है। देखिए जो आपके कान हैं या जो भी आपकी आइज़ हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, ये जल्दी नहीं ख़राब होते। ओवर द टाइम, जब लंबे टाइम तक आप उस चीज़ में एक्सपोजर में रहते हैं, धीरे धीरे ये आपके ख़राब होते हैं फिर, ठीक है। तो अगर आप अपने हेडफोन्स लगा के बहुत फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग्स भी सुनते हैं तो हो सकता है आपको 1 साल 2 साल तक नहीं पता चलेगा, बस लॉन्ग रन में 5-10 सालों में आपके कान पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो कभी भी फुल वॉल्यूम में आप लोग कोई सॉन्ग मत सुनिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल की स्क्रीन को आंखों से मत देखिएगा जिससे आप लोगों पे इतना इफेक्ट पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31, स्पेस आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड द मशीन्स, ऐसा क्या है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता और मशीन दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मशीन गार्ड्स, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी पीपी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा कौन करेगा? मशीन गार्ड। मान लीजिए मशीन में कोई एक ऐसा मूविंग पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो बेल्ट एंड पुली समथिंग कुछ है, उसमें अगर आपने कोई गार्ड नहीं लगाया है तो किसी जो यूजर है उसका भी हाथ उसमें जा सकता है एंड उसको हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है। सेम मान लीजिए मशीन को कैसे लॉस होगा आप सोच रहे हैं, तो मान लीजिए आप किसी ने कोई टुकड़ा फेंका या कोई चीज़ गिरा एंड वो जाके उस बेल्ट के या मेटिंग पार्ट्स के बीच में आ गया तो मशीन को भी हार्म हो सकता है, मशीन भी टूट सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई। जो मशीन गार्ड है वो उपयोगकर्ता और मशीन दोनों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है मशीन गार्ड्स हेल्प्स इन, मशीन गार्ड जो है किस में मदद करता है? प्रोटेक्टिंग द मशीन एंड द ऑपरेटर, यानी मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा करता है। अलाउइंग स्मूथ फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, मशीन के सुचारू संचालन और रख रखाव की अनुमति देता है या अलाउ करता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट्स, दुर्घटना को भी रोकता है, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो जो एक मशीन गार्ड है वो ये तीनों काम करता है, दुर्घटनाओं को भी रोकता है, मशीन और ऑपरेटर को भी सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड साथ में जो मशीन की फंक्शनिंग है वो भी स्मूथ रहती है, क्योंकि उसमें कोई अगर मान लीजिए कुछ जैसे चेन ड्राइव है, अगर वो कवर्ड है तो उसमें कोई आपका फॉरेन पार्टिकल नहीं जा रहा है, ठीक है, इस तरह से डस्ट नहीं जा रहा है, तो स्मूथ ऑपरेशन भी रहेगा। जब आपको मेंटेन करना है तो आपको कम टाइम लगेगा उसे साफ़ करने में एंड दोबारा लुब्रिकेट करने या मेंटेन करने में। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स इज यूज्ड, स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? लॉक गार्ड का, इंटरलॉक गार्ड का, लॉकलेस गार्ड का, या फेंसिंग का? तो ध्यान दीजिए ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ के लिए हम लोग इंटरलॉक गार्ड का यूज करते हैं, जिसमें वो सर्टेन जो आपका पावर अगर उतना पहुंचता है या कुछ होता है तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34, द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स स्पेस, यानी पर्यावरण के जिम्मेदार, अगर आप रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार उपयोग से क्या होगा? पर्यावरण के जिम्मेदार उपयोग या रिस्पॉन्सिबल यूजेज से मतलब है पर्यावरण में जो चीज़ें हैं उन्हें आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसे अपना समझ के उसको यूज करिए, मतलब इस तरह से यूज करिए कि उसे वेस्ट ना करिए बेसिकली, ठीक है, जैसे आप अपनी चीज़ों को करते हैं। ओनली द प्रेजेंट पॉपुलेशन, केवल वर्तमान जनसंख्या जो होगी उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। ओनली द फ्यूचर जनरेशन, केवल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों को, या नन ऑफ द अबव। देखिए एक जस्ट आपको एग्जांपल दें, जैसे पानी है, एनवायरनमेंट में पानी अवेलेबल है, ठीक है, या एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है।
अगर उसका आप प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर यूज से मतलब एनवायरनमेंट को आप प्रदूषित ना करें, बेसिकली पानी को प्रदूषित ना करें, सॉइल को प्रदूषित ना करें, ठीक है, हवा को प्रदूषित ना करें, तो उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन भी अच्छा उसको फ़ायदा मिलेगा, फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, यानी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों उसका लाभ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 35, ओजोन डिप्लीशन इज द डिस्टर्बेंस काज्ड इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर। ओजोन आप सभी ने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, ओजोन की जो परत है वो क्या हो रही, उसका क्षरण हो रहा है, उसमें धीरे धीरे होल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की स्पेस परतों में होने वाली गड़बड़ी है। इनर यानी भीतरी, मिडिल यानी बाहर मध्यम, आउटर यानी बाहरी, या कोर यानी सार। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। एक्चुअली इसकी एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उससे हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका जो बाहरी लेयर है वो एक्चुअल में इसके डिप्लीशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ। हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें किसका उपयोग कम से कम करने की आवश्यकता है? प्लास्टिक का, एयर यानी वायु का, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी का, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्लास्टिक का यूज करने की कम से कम आवश्यकता हमें होनी चाहिए, हमें कम करने की आवश्यकता है। जितना कम हम प्लास्टिक यूज कर सकें उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है 37, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लीड्स टू। कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो आप ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरक कहाँ प्रयोग करते हैं? हम खेतों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, फसलों पे, पेड़ों पे, इन सब पे, जिससे कि वो सुरक्षित रहें और उनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो, ठीक है। इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी का प्रदूषण होता है, थर्मल पॉल्यूशन यानी ऊष्मीय प्रदूषण होता है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर इससे हमारा मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38, व्हेन वी फॉलो 3 Rs मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ। जब हम अपने दैनिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3R पद्धति का पालन करते हैं तो हम स्पेस के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन, मैन मेड रिसोर्स मानव निर्मित संसाधन, या फाइनेंशियल रिसोर्स यानी वित्तीय संसाधन। देखिए यहाँ पे 3R एक्चुअल में होता क्या है? 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ बताएंगे, इससे पहले सही आंसर है आपका प्राकृतिक संसाधन। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम 3R अपना रहे हैं, मतलब हम चीज़ों को पहले तो रीयूज करना सीखें, कोई भी चीज़ हो उसे हम एक बार यूज़ करें, दोबारा यूज़ करें, उसे फेंकें ना एटमॉस्फेयर में ऐसे, क्योंकि आपने जो चीज़ यूज़ की वो किसी ना किसी चीज़ से बनाई गई है। जैसे पेपर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, अगर उसको आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं तो आप पेड़ पौधों को इनडायरेक्टली वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह है रीयूज, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस करें मतलब पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें, पेपर्स का कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें, इससे भी हम एटमॉस्फेयर को बचाएंगे यानी प्राकृतिक संसाधन को बचाएंगे। एंड रिसाइकिल यानी चीज़ों को फिर से रिसाइकिल करके उसे प्रयोग के काबिल बनाना हमें रिसाइकिलिंग कहा जाता है। वैसा करने से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड और डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड। वह पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल हैजार्ड, या केमिकल। तो जिन्हें हम आसानी से डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय कर सकें उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब वो क्या होते हैं? आसानी से अपघटित या नष्ट हो जाते हैं एंड उनका कोई सब्सटेंस जो है, उनका कोई भी पार्ट बचता नहीं है जो एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करे या नुकसान करे। अगला क्वेश्चन है, द 3R मेथड विच इज यूज टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3R पद्धति में क्या है? मतलब बेसिकली आपको बताना 3R क्या है। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, यही होता है 3R का मतलब। ये 40 क्वेश्चन में आपका अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन कंप्लीट होता है। अब आगे जो आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो होगा इसेंशियल स्किल के क्वेश्चंस। तो फिर से 1 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चंस। एंड अभी से आपको बता दें, इसेंशियल स्किल में जो निमी पे PDF आया है उस PDF में एक मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग है। तो हमने सीरियल नंबर नहीं बदला है, आपको भी 9 नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि एक सीरियल नंबर बदलने का मतलब आने वाले सारे क्वेश्चन के सीरियल नंबर बदले जाएंगे, तो आपको भी PDF से कभी अगर आप मैच करेंगे तो आपको मैच करने में मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इसेंशियल स्किल्स मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है,
हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज एट्सेट्रा इज कॉल्ड। यानी ताकत, कमजोरी, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित हमारे व्यक्तित्व का जो स्पष्ट विचार रखने को क्या कहा जाता है। तो अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी थॉट्स, आपकी सोच जो होती है, आपके बिलीफ, मोटिवेशन सब पता हैं, तो उसे हम एक्चुअल में कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। इसका मतलब ये होता है आप अपने बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सोच कैसी है, सब कुछ अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस या उसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयर होना। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। इनमें से कौन आपकी पहचान को नहीं बनाता है। ओपिनियंस यानी आपकी जो राय होगी किसी टॉपिक पे, वैल्यूज यानी आपके जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, लाइक्स आपकी पसंद जो है, ठीक है, आपके लाइक्स या आपको लाइक करने वाले जो भी हैं, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है, मार्क जो आप स्कोर कर रहे हैं किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे ये जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप किसी एग्जाम में, ये आपकी पहचान नहीं बनाता, बाकी सभी आपकी पहचान बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बैकग्राउंड रिफर्स टू अ पर्सन्स स्पेस। पृष्ठभूमि एक व्यक्ति के संदर्भित करती है। तो जो बैकग्राउंड होता है किसी भी पर्सन का, वो किस चीज़ को रिफ़र करता है, उसके एक्सपीरियंस यानी अनुभव को, ट्रेनिंग प्रशिक्षण को, एजुकेशन शिक्षा को, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी पर्सन का जो बैकग्राउंड हम देते हैं उसके एक्सपीरियंस, उसके ट्रेनिंग और उसके एजुकेशन के बेसिस पे देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 4th स्पेस आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। ऐसी कौन सी एबिलिटी और क्वालिटी यानी एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमता और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ यानी व्यक्तिगत ताकत या स्ट्रेंथ, पर्सनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, या थ्रेट्स यानी धमकी। ये बेसिकली वही है आपका जो SWOT आपने पढ़ा है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्षमता और गुण आपको कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करे उसे हम बोलते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर स्पेस आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। वह गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है। पर्सनल स्ट्रेंथ होगी यानी व्यक्तिगत ताकत होगी, पर्सनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरियां होंगी आपकी, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, या थ्रेट्स यानी धमकी। तो देखिए ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाएगा उन्हें काम करने की आवश्यकता है। नकारात्मक गुण आपकी क्या होती हैं, वीकनेस होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं। जैसे किसी की लेजीनेस हो गई, ज़्यादा सोना हो गया, ठीक है, या घूमना हो गया, कोई आप धूम्रपान या कुछ नशा करें, ये सारी क्या हैं आपकी पर्सनल वीकनेस हैं। इन्हें आपको इस पे काम करके दूर करना होगा, ठीक है। यहाँ आ ही गया देखिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, बीइंग लेजी यानी आलसी होना, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होना, एक्टिव यानी सक्रिय होना। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीइंग लेजी यानी आलसी होना आपकी पर्सनल वीकनेस है। तो जो भी आप लोगों की पर्सनल वीकनेस होगी उसे आपको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करनी होगी, तभी आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर आप बीइंग लेजी होने से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आलसी होने के क्या फ़ायदे होते हैं। शायद आप लोग कोई फ़ायदा नहीं गिनवा पाएंगे, बट हार्ड वर्किंग, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंस में रहने के लिए आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 गोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गोल्स यानी लक्ष्य, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या हैं। गुड एंड बैड गोल्स यानी अच्छे और बुरे लक्ष्य, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, रिच एंड पुअर गोल अमीर और गरीब लक्ष्य, या फिक्स टर्म एंड नॉन फिक्स टर्म गोल्स निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म एंड एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म का एग्जांपल आपको होता है स्विमिंग सीखना, कार ड्राइव करना सीखना, बाइक चलाना सीखना, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल होता है आपको अपने कैरियर में एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी करना, ये सब क्या होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज स्ट्रेस यानी तनाव क्या है। फीलिंग ऑफ जॉय यानी आनंद की अनुभूति, फीलिंग ऑफ सरप्राइज आश्चर्य की अनुभूति, फीलिंग ऑफ डिलाइट यानी आनंद की अनुभूति, या फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा और निराशा की भावना। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, जो स्ट्रेस यानी तनाव है वो है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 8 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 10। आपके PDF में भी एक्चुअल 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है।
व्हिच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, इनमें से कौन अच्छे तनाव का संकेत है। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, या आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है। इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ, या आपको खुद पर शक करता है। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी, इससे नींद की कमी नहीं होती है, नींद की कमी होना नहीं, लॉस ऑफ स्लीप। हाँ। मेक्स यू फिजिकली इल आर कॉज पेन, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुड स्ट्रेस का साइन ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म जो टेंशन है उसमें, या लॉस ऑफ स्लीप यानी आपकी नींद गायब हो जाना, ऐसा टेंशन आपको नहीं देगा, तो इसे हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रेस में आपको लॉन्ग टर्म में टेंशन रहने लगे, आपकी नींद गायब हो जाए, आप सो ना पाएँ रात रात भर, उस केस में वो स्ट्रेस बैड स्ट्रेस होता है, गुड स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है। बट ऐसा स्ट्रेस जो आपको अपने ऊपर ही शक पैदा कर दे, वो एक बैड स्ट्रेस है। ऐसा स्ट्रेस जो आपको अपने गोल को परस्यू करने में रोके, प्रिवेंट करे, वो भी बैड स्ट्रेस है। जिससे आप बीमार हो जाएं या आप पेन में आ जाएं, वो भी बैड स्ट्रेस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ दीज कैन बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, इनमें से कौन तनाव का कारण हो सकता है। प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्जाम, परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव। कॉन्फ्लिक्ट अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच मनमुटाव। लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क, घर से काम के लिए लंबी यात्रा करना, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे तनाव के कारण ये सभी हो सकते हैं। परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग प्रेशर में हैं, पढ़ाई खूब कर रहे हैं, हमें भी पता चलता है कि आप लोग कब पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियोज़ होते हैं उस पर जब आप व्यूज़ देते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो पता चलता है। एंड जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं, आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कब आप लोग सन्नाटे में बैठ गए हैं। ठीक है। दोस्तों के बीच मनमुटाव, वो भी एक टेंशन है। दूर तक आप ड्राइव करके काम पे जाएं, वो भी टेंशन है। तो यहाँ पे ये सभी आपका सही आंसर होगा। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है आपका, हजार्ड्स आर काज्ड बाई, जो खतरे हैं, हजार्ड्स हैं, वो कारण किसके कारण होते हैं। पीपुल यानी लोग के कारण, इक्विपमेंट यानी उपकरण के कारण, एनवायरनमेंट यानी वातावरण के कारण, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी के कारण। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में लाइक नहीं किया अब तक तो कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा। पढ़ाई, जॉब, अपडेट, अप्रेंटिस सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बने रहेगा चैनल पे।